हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एसएससी जी इलेक्ट्रिकल 2007 का पेपर लेकर आए हैं। इसका एक पार्ट हम काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर चुके थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इस वाली सीरीज़ में कंप्लीट कर देंगे। जो पहला जो वीडियो था जो से रिलेटेड, जिसमें एसएससी का पहला पार्ट था, उसका हम एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे। वहाँ जाके आप वो विज़िट करके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी जेईई के, वो काफ़ी रिपीटेटिव नेचर के होते हैं और ये काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं और साथ में ही इनके में जो कंसेप्ट होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हम कोशिश करते हैं इंजीनियरिंग बुलेट में कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी बुलेट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशंस में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन के अंदर हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। 1 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर। क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज। बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा डीसी जनरेटर यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे डीसी सीरीज, डीसी शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर इसमें है डीसी शंट जनरेटर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए हमारा जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट आउटपुट होना चाहिए, जो देता है हमारा डीसी शंट जनरेटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है। अच्छा, इनको हम यूज़ करते थे पहले एक्साइटेशन के लिए अल्टरनेटर्स में, और इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है स्मॉल पावर सप्लाई के लिए। अच्छा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो जनरेटर्स होते हैं हमारे डीसी जनरेटर्स, वो 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक सेपरेटली और एक होते हैं सेल्फ एक्साइटेड। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स हैं आपके, करीबन 5% ही यूज़ किए जाते हैं। सेल्फ एक्साइटेड 95% है, जो कि जिनको ऐड कर लोगा डीसी शंट, डीसी सीरीज़ और डीसी कंपाउंड, ये तीनों उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। डीसी शंट जो है आपका, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। डीसी सीरीज़ में जो होता है आपका, उसमें क्या होता है आपका, इसके एप्लीकेशन बता देते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं बूस्टर्स के तौर पे, टू कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर इन वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस में सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है, रेलवे सर्विसेज में। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं आपके, सेल्फ एक्साइटेड जैसा नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें हमारे को कोई अलग से एक्साइटेशन देना नहीं पड़ता। ये हमारा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वही फ्लक्स जनरेट करता है, रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट करता है, जिससे हमारा एक्साइटेशन क्रिएट हो जाता है। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, हमें अलग से एक वो देना पड़ता है, आपको एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारे अलग से एक्सटर्नल सोर्स लगता है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। डीसी हम सीरीज़ बता दिया हमने, कंपाउंड पे आ जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। डीसी कंपाउंड जनरेटर्स में 2 प्रकार के होते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड, जिसमें आपका जो फील्ड होता है हमारा जो होता है वो शंट प्लस सीरीज़ होता है, यानी एडिटिव नेचर का होता है। शंट प्लस में सीरीज़ और एडिटिव नेचर होता है इसका। और डिफरेंशियली कंपाउंड जो होता है वो होता है आपका शंट माइनस सीरीज, यानी सब्ट्रैक्टिव इन नेचर में। ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है क्यूमुलेटिव कंपाउंड का, वो लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और पावर सप्लाई सोर्स पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों यूज़ किए जाते हैं वो इसलिए क्योंकि उन जो लार्ज डीमैग्नेटाइजेशन होता है आर्मेचर रिएक्शन का, इसकी वजह से। ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन और है कि हैवी पावर सर्विसेज के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इनको कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स हैं आपके, क्योंकि इनमें जो आउटपुट रेंज होती है काफ़ी वाइड होती है आपकी, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए लेबोरेटरी में। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स जो होते हैं ये ऑपरेट करते हैं स्टेबल कंडीशंस में। फील्ड एक्साइटेशन अगर हम वेरी करते हैं तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको सप्लाई सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं डीसी मोटर्स में, जिनकी स्पीड हमें कंट्रोल करनी होती है, और इसलिए इनको वार्ड लेना और सिस्टम में स्पीड कंट्रोल में यूज़ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पूछा जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन है
एयरक्राफ्ट और शिप्स में कभी कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप देख लीजिएगा। और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है डीसी जनरेटर में बेस्ट किसका होता है, वो फ्लैट या लेवल कंपाउंड का, जिनमें अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो रेगुलेशन होता है, और डीसी सीरीज जनरेटर का वर्स्ट होता है आपका। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे नाम पूछा गया था शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूँ। वो पॉइंट ये है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन अगर इन दो में से पूछ लिया जाए किसका बेटर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग शंट वोल्टेज रेगुलेशन उसमें बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट शंट का। क्यों? क्योंकि जो सीरीज फील्ड होती है वाइंडिंग, वो इंटायर आर्मेचर करंट कैरी करती है, जिसकी वजह से जनरेटेड वोल्टेज हमारा मोर होता है। अब इसके लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए लॉन्ग शंट का। ये आपका लॉन्ग शंट का डायग्राम है आपका। ये आपका आरएफ हो गया, ये सीरीज़ हो गया आपका, और ये आपका लोड लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जब जनरेटर करंट देता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा IA जो आर्मेचर करंट है वो सारा पास कर रहा है आपका यहाँ से। तो इसलिए जो EG आपका प्रोड्यूस होगा वो हाई होगा। EG हाई होगा तो ऑब्वियसली आपका वोल्टेज रेगुलेशन बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला हाई हो जाएगा। तो चलिए, मैंने लगभग आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं इस क्वेश्चन के जितने हो सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक डायनोमीटर है टाइप वाट मीटर, वो किस पे रिस्पॉन्ड करता है? एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, पीक वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, या पीक वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। द करेक्ट आंसर हियर इज एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम इसको एक्सप्लेनेशन दें इस पॉइंट का कि इसका आंसर ये क्यों है, हम थोड़े से पॉइंट जान लेते हैं पहले। जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है डायनोमीटर का, ये होता है चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। पहला पॉइंट, इनको हम AC वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एमीमीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या वाट मीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पावर फैक्टर मीटर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 0 to 125 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डैम्पिंग यूज़ की जाती है डायनोमीटर्स में वो होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, डायनोमीटर जो होते हैं ये यूज़फुल होते हैं एज अ ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको मेजर करने के लिए प्रिसाइज वोल्टेज और करंट मेजरमेंट के लिए किस पे, पावर फ्रिक्वेंसी रेंज पे। पावर फ्रिक्वेंसी रेंज पे इसको मेजर किया जा सकता है। डायनोमीटर्स को यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में, तो उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स आपके। ठीक है, और इनको यूज़ करते हैं, ये भी ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं आपके, हॉट वायर, बोलोमीटर और थर्मोकपल। ठीक है, जो आपके डायनोमीटर होते हैं बेसिकली ये होते हैं हमारे परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स ही मान लीजिए इनको तरह से, बट इनमें जो ऑपरेटिंग फील्ड होता है आपका वो प्रोड्यूस किया जाता है फिक्स्ड कॉइल के द्वारा, ना कि परमानेंट मैग्नेट्स के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं PMMC में हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल यूज़ होती है जो 2 हाफ में ब्रेक कर देते हैं हम, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट्स इन विच फिक्स्ड कॉइल प्रोड्यूस ऑपरेटिंग फील्ड्स आर नोन एज डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ये पॉइंट बता चुके हैं। तो आपको 2 फिक्स्ड कॉइल्स जो होती हैं वो एयर कोड होती हैं आपकी डायनोमीटर में, जिसकी वजह से इसमें हिस्टैरिसीस इफेक्ट और एडी करंट एरर इसमें नहीं होता कोई भी। ठीक है, अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे इसमें कोई एरर होता नहीं, हिस्टैरिसीस एडी करंट लॉसेस नहीं होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पॉइंट पे। देखिए, मान लीजिए हमारा डायग्राम है ये है करंट कॉइल हमारी, ये है प्रेशर कॉइल हमारी, वोल्टेज कॉइल बोलते हैं इसको। करंट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं हमारे, लेस होते हैं। जो हमारा N होता है, नंबर ऑफ टर्न्स लेस होंगे। नंबर ऑफ टर्न लेस होंगे तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस लेस होगा। ठीक है, इसमें प्रेशर कॉइल में क्या होता है हमारा, प्रेशर कॉइल में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज़्यादा होते हैं। और आपको जैसे जहाँ सप्लाई वोल्टेज हमारे लगा रही है, इसके अक्रॉस में लगा रखा है, इसका हम प्रेशर कॉइल हमारी यहाँ भी लग सकती है, एक केस और होता है। अच्छा, इसमें आपको मान लीजिए पावर जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी पहले पॉइंट पे वो आ रही है V1 √3 VI cos 30-5। ठीक है, जो पावर हमारे सेकंड केस में आ रही है, यानी हम दूसरा ले रहे हैं, वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं,
तो वो जो पावर आ रही है, मान लीजिए सेम वोल्टेज करंट है हमारा और बस फेज डिफरेंस हमारा आ गया तो 30+5, ठीक है। जो टोटल पावर हमारी ऐड हो करेंगे हम उसको और मतलब वेक्टर एडिशन करेंगे इसका तो 3VI cos phi आ जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के। अच्छा, जो एवरेज पावर हमारी आती है वो आती है TD एवरेज जो आती है I1 I2 cos phi dm/d थीटा। तो हमारी अगर I को कर देंगे, मान लीजिए हम इसको कर देते हैं I1 को कर देते हैं V/R, तो V/I2/R, तो पावर क्या हो गया आपका, पावर एवरेज आ गई है V/I पावर एवरेज, cos phi मल्टीप्लाई हो चुका है बाय R dm/d थीटा। यानी हम देख पा रहे हैं अगर हम और जो हमारा TD होता है हमारा TC जो होता है सॉरी वो K थीटा के बराबर होता है। तो यानी हमारा जो थीटा है वो P एवरेज के प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्केल होता है हमारा डायनोमीटर में एक वो यूनिफॉर्म स्केल होता है आपका, ठीक है। बट लोअर पावर फैक्टर पे ये जो आपका डायनोमीटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा एरर देता है। इंडक्टेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉइल कॉजेज अ सीरियस एरर, ठीक है। तो इसलिए डायनोमीटर पॉइंट इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं लो पावर फैक्टर इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। मीटर स्केल जो होता है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म होता है किसके केस में, करंट और वोल्ट मीटर केस में। तो पावर के केस में हमारा यूनिफॉर्म स्केल है लेकिन करंट और वोल्ट मीटर केस में नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से मीटर हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शन है एमीमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एनर्जी मीटर। तो जैसा आप सभी जानते हैं इसका आंसर एनर्जी मीटर है। अब थोड़ा सा हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में और लेंगे। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या है आपके, जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी ओवर ए पीरियड, एक टाइम पीरियड में हम इनको मेजर करते हैं, ठीक है। इनका एक और नाम होता है वॉट आवर मीटर भी बोलते हैं इनको। वॉट हो गया पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐड करते हैं जो ऑलरेडी हम वैल्यू मेजर कर चुके हैं उसको ऐड करते हैं प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसलिए इनको इंटीग्रेट बोला जाता है, यानी जोड़ते जा रहे हैं उसको। इनके कुछ नाम होते हैं एनर्जी मीटर, KWH/R मीटर और kVARH मीटर, ठीक है, या एम्पियर आवर मीटर। For measurement of energy in AC circuit, the meter used is based on electromagnetic induction principle. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एनर्जी मीटर्स जो आपके यूज़ होते हैं घरों पे, दे आर ऑल्सो नोन एज दे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट इन अल्टरनेटिंग सर्किट्स, ये AC में काम करते हैं। एंड दे आर यूजफुल ओनली व्हेन द फ्रिक्वेंसी एंड सप्लाई वोल्टेज, ये तभी यूजफुल है जब फ्रिक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होगी। अगर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है और सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है आपकी, तो ये बहुत ज़्यादा एरर देते हैं, इसलिए इनको तब यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट एट विच द टोटल एनर्जी कंज्यूम, ये इस पर डिपेंड नहीं करते कि कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है। दिस टाइप ऑफ मीटर डायरेक्टली मेजर द एनर्जी इन वॉट आवर, ये सीधा मेजर करते हैं मीटर वॉट आवर में। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस किलोवाट आवर, इन किलोवाट आवर इसकी कमर्शियल यूनिट है और 1 किलोवाट आवर इनकी यूनिट है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लॉक मीटर, एक होता है मोटर मीटर। तो जो घरों पे यूज़ होते हैं वो हमारे मोटर मीटर होते हैं जो एनर्जी मेजर करने के काम आते हैं। इनका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो इस तरीके से होता है कि ये 3 मोड पे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें एक ब्रेकिंग सिस्टम और एक रजिस्टरिंग सिस्टम आपका, ठीक है। इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपका जो शंट मैग्नेट है, ये आपका शंट मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है एक्चुअल में, और एक है आपका सीरीज़ मैग्नेट, ये सीरीज़ मैग्नेट है आपका, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो सप्लाई दी है हमने AC साइड से सप्लाई दी है आपकी, ठीक है। ये आपकी मूवेबल डिस्क है, जो रोटेटिंग डिस्क होती है आपकी, और ब्रेकिंग टॉर्क जो दिया जाता है वो इस ब्रेकिंग मैग्नेट से दिया जाता है आपका, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट होता है आपका। तो चलिए देख लेते हैं इसकी वर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपका, ये जो टाइप के मोटर होते हैं प्रोड्यूस करता है टॉर्क, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल होते हैं आपके करंट के। तो फार्मूला जो बनेगा आपका TD/VI cos थीटा नॉर्मल जो है, ठीक है।
तो जो टाइम वेरिंग फ्लक्स है ये आता कहाँ से है आपका, जो आपका ड्राइविंग टॉर्क है आता कहाँ से है, जो जो टाइम वेरिंग फ्लक्स है वो जो प्रोड्यूस होता है आपका शंट और सीरीज मैग्नेट से, ठीक है, वो इंड्यूस करता है एडी करंट कहाँ पे, एल्यूमिनियम डिस्क पे। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स का और एडी करंट का, ये आपका ड्राइविंग टॉर्क को सेटअप करते हैं डिस्क में। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहला। फिर आता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है आपका, ये इंड्यूस करता है ब्रेकिंग टॉर्क आपका, जो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ रोटेशन के, यानी जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हमें ब्रेकिंग टॉर्क हमें यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेकिंग सिस्टम हमारा करता है हमारे मीटर्स को स्टेडी स्पीड कर देता है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिकली जो मीटर जो होता है आपका, वो उसको इस तरीके से मतलब मैनेज करता है कि जो आपका मीटर होता है आपका, जो आपकी रोटेटिंग डिस्क होती है वो स्टेडी स्पीड पे रोटेट करने लग जाती है आपकी। तो ब्रेकिंग टॉर्क, इसको एक और नाम भी अपोजिंग टॉर्क का, ये जनरेट करता है, जो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द एडी करंट विच इज़ इंड्यूस इन द मूविंग डिस्क प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये भी आपका प्रोड्यूस होती है एडी करंट की वजह से, जो इंड्यूस होती है मूविंग डिस्क में, जो कहाँ रखी होती है, परमानेंट मैग्नेट में आपकी। जब स्पीड आपकी स्टेडी हो जाती है तो ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क आपके बराबर हो जाते हैं, दैट इज टी डी इक्वल टू टी बी, देयरफॉर वी आई कॉस थीटा इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू एन। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट है रजिस्टरिंग सिस्टम। इस सिस्टम की वजह से ही इसको हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन था। रजिस्टरिंग और काउंटिंग सिस्टम एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए गियर ट्रेन आप, ठीक है। अच्छा, ये आप पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये जो आपका जनरेटेड टॉर्क थी, इसके काउंटर में आपके ब्रेकिंग टॉर्क के अपोजिट में, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल एन के है, प्रोपोर्शनल वी आई कॉस थीटा के है, ठीक है। अच्छा, ये आपका डायग्राम है। वोल्टेज कॉइल आपको बताई दी मैंने, ऊपर होती है वो प्रेशर कॉइल से बोलते हैं, जो लगी होती है शंट मैग्नेट के साथ में, ठीक है। ये आपकी करंट कॉइल होगी नीचे, और कॉपर रिंग आपकी यहाँ पे लग रही है शेडिंग रिंग के साथ, ठीक है। आपकी गियर ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है आपकी, जो डायलिंग बता दी है कितना रोटेट कर लिया उसने, और ये ब्रेकिंग आपकी मैग्नेटिक ब्रेक्स यहाँ पे आते हैं आपके, ठीक है। और रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क आपकी यहाँ पे है। तो रजिस्टर सिस्टम जो होता है, ये काउंटिंग सिस्टम, ये कंसिस्ट ऑफ ए गियर ट्रेन। ये गियर ट्रेन होता है बेसिकली, इसमें इसका मेन फंक्शन होता है रिकॉर्ड करने का, जो नंबर रोटेशन एल्यूमिनियम डिस्क में हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका बेसिक मेन पर्पस होता है। रोटेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एनर्जी कंज्यूम बाय द लोड। जो रोटेशन होता है प्रोपोर्शनल है जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है लोड में इन किलोवाट आवर। और जो एनर्जी मीटर जो डिटरमाइन करता है बेसिकली, वो ऐड कर देता है जितना भी डेटा आ रहा है उसके पास वी आई कॉस थीटा का, और सबको इंटीग्रेट कर देता है सो दैट द टोटल एनर्जी यूज्ड ओवर पीरियड इज दस नोन, ठीक है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ मीटर इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटिंग मीटर, इसलिए इनको इंटीग्रेटिंग मीटर बोला जाता है आपका, ठीक है। यानी जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ना, इस स्टार में मान लीजिए आप दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि पी टी इज नथिंग बट एनर्जी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी इज इक्वल टू पी टी या वी आई कॉस थीटा इंटू डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। एनर्जी मीटर कांस्टेंट भी एक टर्म होती है जो बहुत इसमें पूछी जाती है, जिससे हम डिफाइन करते हैं इसको, इट इज़ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं, हम ये आगे कभी देखेंगे कि अभी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में पूछा गया है अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन सर्किट वोल्टेजेस। ऐसा सर्किट कंपोनेंट जो अपोज करता है सर्किट वोल्टेज को, वो कौन सा है जो अपोज करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ कैपेसिटर का क्या होता है, कभी पूछ लेते हैं। आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द कैपेसिटर, सी इज द कैपेसिटेंस फेरेड, और डी वी बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वोल्टेज चेंज, यानी इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा देखिए, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज देयर इज नीड ऑफ वेरी लार्ज वैल्यू करंट टू चेंज इट। मान लीजिए हमें वोल्टेज चेंज करनी है, ठीक है, उसके लिए बहुत स्मॉल, तो हमें जो करंट टाइम है हमारा बहुत लो होगा, तो यानी हमारा बहुत हाई करंट चाहिए हमें इसके लिए, जो पॉसिबल नहीं होता इतना हाई करंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज करनी है ना हमें फ्रैक्शन ऑफ मतलब मिली और माइक्रो सेकेंड में, तो इतना हाई करंट हमें चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो हमारी T0 नेगेटिव कंडीशन या फिर T0 प्लस कंडीशन में ये सेम रहता है आपका वोल्टेज आपका, ठीक है। एट T इज इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन, यानी जब उस पर समय करंट आपका इन्फाइनाइट होता है, दस मेकिंग नो चेंज इन द वोल्टेज, दैट इज वी सी इज इक्वल टू वी सी
0+, यानी कैपेसिटर हमारा बिहेव करता है कैसे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तरह। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट देयर इज नो प्रीवियस चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। अगर हमारा ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑलरेडी कोई चार्ज स्टोरेज ना हो, वरना हमें उसकी वोल्टेज यूज़ करनी पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग हो नहीं सकती। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा गया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल दे दिया है आपको। इसमें से हम देखते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज़। किस प्रकार की वेल्डिंग में मोल्टन मेटल यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसके इलेक्ट्रोस्लैग, सबमर्ज आर्क, MIG और TIG। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है इलेक्ट्रोस्लैग आपका, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है SW, ये डिपॉजिट करती है वेल्ड मेटल इनटू द वेल्ड कैविटी, ठीक है। ये आपका वायर फीड है, यानी जहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं यहाँ पे मेल्ट करता है ये, ठीक है। और ये आपका है स्टार्ट प्लेट, जिसको हम बोलते हैं आपका इसको वर्क पीस भी कहते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, दिस स्पेस, ये जो स्पेस है आपकी, ये पूरी स्पेस है आपकी, दिस इज इनक्लोज्ड बाय वाटर कूल्ड कॉपर डैम्स और शूज टू प्रिवेंट मोल्टन स्लैग फॉर रनिंग ऑफ। यानी जो आपका मेटल मेल्ट करता है वो बाहर ना जाए, उसके लिए हम इसको इसमें रखते हैं आपके कॉपर मोल्ड में, ठीक है। अच्छा, वेल्ड मेटल जो होता है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ए फिलर वायर। वो फिलर वायर जो यहाँ पे है आपकी फिलर वायर, उससे प्रोड्यूस होता है आपका, ठीक है। दैट फॉर्म्स एन इनिशियल आर्क विद द वर्क पीस, और ये फॉर्म करता है एक इनिशियल आर्क वर्क पीस के साथ, अनटिल अ सफिशिएंट पूल ऑफ लिक्विड मेटल इज फॉर्म टू यूज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तब तक जब तक आपका सफिशिएंट सफिशिएंट पूल ऑफ लिक्विड मेटल, यानी लिक्विड मेटल हमारा सफिशिएंटली फॉर्म हो जाए हमारा, और इसकी वजह से यानी रेसिस्टेंस आर्क वेल्डिंग का फिनोमिना इसमें वर्क करता है आपका, ठीक है। इसमें इस पॉइंट पे यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है आर्क वेल्डिंग, और करीबन 3500 फ़ारेनहाइट या फिर 1930 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये वर्क करता है। और ये टेम्परेचर सफिशिएंट है फर्दर वो मेल्ट करने के लिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को और वर्क पीस के एजेस को, ठीक है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू वेल्डिंग इन द वर्टिकल और नियर वर्टिकल पोजीशन, या वर्टिकल या नियर वर्टिकल पोजीशन के लिए ही यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है, इट गिव्स एक्सट्रीमली हाई डिपोजिशन रेट। इसमें जो डिपोजिशन रेट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोस्लैग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ओके, सिंस नो आर्क क्योंकि कोई आर्क एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको बता दिया रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वर्क करती है, तो इसलिए स्पैटरिंग नहीं होती या कुछ लगता नहीं है, ना इंटेंस आर्क आपकी फ्लैश अकर करते हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो होती है ये यूज़ की जाती है मेनली स्टील्स में टू जॉइन लो कार्बन स्टील प्लेट्स और इन अ सेक्शन दैट आर वेरी थिक, जो बहुत थिक होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसमें 2 पॉइंट और दिए गए MIG और TIG। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ये होते क्या है। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े से पॉइंट यहाँ पे आपको मैंने दे दिए हैं। इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो ये सफिशिएंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपका हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। MIG जो होती है वो होती है मेटल इनर्ट गैस, इट कैन वेल्ड थिक मेटल फास्टर देन TIG। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको MIG की फॉर्म क्या होती है, मेटल इनर्ट गैस, और TIG की होती है टंगस्टन इनर्ट गैस, ठीक है। MIG यूज़ किया जाता है थिकर मेटल के लिए, ठीक है, उनको वेल्ड करने के लिए, और जो मेटल थिन होते हैं उनके लिए हम TIG को यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक बेटर ऑप्शन होता है। थोड़े से डिफरेंसेस यहाँ पढ़ लेते हैं हम। MIG वेल्डिंग जो होती है, दिस इज़ नोन एज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, और TIG को बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस। मेटल रॉड इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस यूज एज अनदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। मेटल रॉड यूज़ की जाती है और इलेक्ट्रोड के तौर पे, और वर्क पीस यूज़ किया जाता है एक अनदर इलेक्ट्रोड के तौर पे। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन रॉड होती है आपकी, ठीक है। इट इज़ गैस शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इट इज़ गैस शील्डेड, इंपॉर्टेंट है, इट इज़ गैस शील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। कंटिन्यूस फीड इलेक्ट्रोड वायर इज यूज विच आर फास्ट फीडिंग, वेल्डिंग रॉड्स आर यूज विच आर स्लो फीडिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। जो आपका कंटिन्यूस फीडिंग होती है इसमें इलेक्ट्रोड वायर की, और विच आर फास्ट फीडिंग, तेज़ी से खर्च होता है इसमें, और उसमें जो वेल्डिंग रॉड होती है आपकी वो बहुत स्लोली खर्च होती है TIG में, ठीक है। वेल्डिंग एरिया जो होता है फ्लडेड विद अ गैस विच विल नॉट कंबाइन विद द मेटल, ठीक है। गैस इज यूज टू प्रोटेक्ट द वेल्डेड एरिया फ्रॉम एटमॉस्फेयर। दोनों में गैस आती है जो प्रोटेक्ट करती है उसको, आपका कि वेल्डिंग एरिया जो होता है उसको प्रोटेक्ट करती है मेटल से, ठीक है।
अच्छा, MIG कैन वेल्ड मटेरियल सच एज माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। MIG किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? माइल्ड स्टील के लिए, आपके स्टेनलेस स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। अ रेंज ऑफ मटेरियल थिकनेस कैन बी वेल्डेड फ्रॉम थिन गॉस स्टील प्लेट राइट अप टू द हैवियर स्ट्रक्चरल प्लेट, यानी थिन से लेकर थिक तक के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। TIG जो होता है जनरली हम थिक के लिए यूज़ करते हैं, TIG थिन के लिए यूज़ करते हैं। TIG वेल्ड थिंग्स लाइक किचन सिंक्स जो होते हैं आपके, और टूल बॉक्सेस, उनके लिए यूज़ की जाती है। पाइप वेल्डिंग एंड अदर हैवियर टास्क कैन ऑल्सो परफॉर्म, पाइप वेल्डिंग के लिए और जो बड़े टास्क उनको भी यूज़ किए जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर MIG रिक्वायर कंज्यूमेबल मेटालिक इलेक्ट्रोड, बता चुके हैं पहले। इट यूज नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। इलेक्ट्रोड इज feed it continuously from a file reel. It does not require electrode feed in case of TIG welding, ठीक है। DC with reverse polarity is used. Important point, MIG welding, it can use both AC and DC, very important. Filler metal is compulsory use, filler metal बहुत ज़रूरी है। It is may or may not be used, यानी ज़रूरी डाल भी यूज़ भी किया जा सकता है, कभी बिना यूज़ के भी काम चल जाता है। अच्छा, इट कैन wield अप टू 40 मिलीमीटर थिक मेटल शीट। इस टाइप का डेटा पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी पूछ लें क्वेश्चन। मेटल थिकनेस इज लिमिटेड अबाउट 5 मिलीमीटर, ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है। MIG इज़ कंपेरेटिवली फास्टर दैन TIG। MIG हमारी फास्टर वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू TIG। TIG का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीनियरिंग बुलेट, कीप वॉचिंग।